हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीखने की दुनिया में। आज हम कक्षा 10वीं का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आक्सीय श्वसन तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आक्सीय श्वसन, इसी को क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन। और दूसरा है हमारा अनाक्सीय श्वसन। अनाक्सीय श्वसन को क्या कहेंगे? अवायवीय। अवायवीय श्वसन। तो हम इन दोनों श्वसन के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनमें क्या अंतर होते हैं ये देखने वाले हैं। तो ये दो अंतर पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कोशिकाएं किन प्रकार की होंगी या किन प्रकार की कोशिकाओं में, किन प्रकार के जीवों में यह श्वसन पाया जाएगा। तो यहाँ दो प्रकार की कोशिकाएं आप देख पा रहे होंगे। मान लो ये किसकी कोशिका है? विकसित जीवों की, जंतु की है, या मान लो किसी पेड़ पौधे की है, पादप की कोशिका है। सभी में इस प्रकार का श्वसन पाया जाएगा, पहले वाला। और दूसरा मान लो ये किसी जीवाणु की कोशिका है, बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया काफ़ी छोटा होता है, यानी बहुत ज़्यादा कम विकसित है। हमारी अपेक्षा, हमसे तुलना करें तो बहुत कम विकसित है। और बाकी ये किस प्रकार का बैक्टीरिया कोशिका है? तो आप जानते होंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। नाम सुने होंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जबकि जंतु और पादप की कोशिका कैसी कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक मतलब कम विकसित, यूकैरियोटिक मतलब ज़्यादा विकसित। तो इन दोनों की कोशिकाओं का चित्र यहाँ बना है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। अंतर क्या दिखेगा आपको? क्या इसमें आवरण दिख रहा है? इसमें भी आवरण है। इसमें केंद्रक दिख रहा है? इसमें केंद्रक नहीं रहेगा। इसमें तरल पदार्थ दिख रहे हैं, ये सभी कोशिका द्रव्य इसमें दिख रहा है। इसमें भी ये तरल पदार्थ रहेगा। अंतर क्या है कि इसमें तरल पदार्थ कुछ इसके अंदर भी दिखाई दे रहा है, केंद्रक के अंदर। उसमें केंद्रक ही नहीं, मतलब केंद्रक के अंदर नहीं रहेगा। और यहाँ पर कई कोशिकांग होते हैं, जैसे आपने कुछ कोशिकांगों के नाम सुने होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, हरित लवक, ऐसे कुछ कोशिकांग नाम सुने होंगे। यही नाम है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम। और मान लो लवक है, पेड़ पौधों के अंदर पाया जाएगा, उसे प्लास्टिड कहेंगे। रसधानी है, वैक्यूल कहेंगे। तो राइबोसोम है, ये सभी कोशिकांग। तो इनमें कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो दो अंतर आप यहाँ समझ गए होंगे कि इसमें केंद्रक पाया गया है, इसमें केंद्रक नहीं पाया गया है। इसमें कोशिकांग पाए गए हैं, इसमें कोशिकांग नहीं पाए गए हैं। बाकी इस वाले तरल पदार्थ को हम क्या कहेंगे? इस तरल पदार्थ को हम कहेंगे कोशिका द्रव्य। और इसमें तरल पदार्थ यानी कोशिका द्रव्य कहाँ है? यहाँ आप जो देख रहे होंगे, इधर सब तरल पदार्थ भरा हुआ है। ये सब तरल पदार्थ क्या है? कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य इनमें भी है और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी, यानी हमारे अंदर भी है, जीवाणु के अंदर भी है। यहाँ आप एक संरचना देख रहे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। यम लिखा है, यम का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? यही मुख्य रूप से हमारे अंदर श्वसन का कार्य करता है। आप ये जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ऐसा कभी नाम सुना होगा आपने। ऊर्जा मुद्रा क्यों कहेंगे? क्योंकि श्वसन में ऊर्जा बनेगी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके आगे अब हम समझते हैं कि हमारे अंदर कोशिका द्रव्य भी पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा, जबकि जीवाणु के अंदर केवल कोशिका द्रव्य भी पाया जाएगा। ईस्ट आप नाम सुने होंगे, उदाहरण खमीर जिसे कहते हैं, ये भी इसी में आएगा। इसके अंदर भी ऐसी संरचना होती है, जीवाणु जैसी। तो चलिए इसके आगे देखते हैं हम कि जब आप भोजन कर रहे होंगे, हम भी भोजन करेंगे, जीवाणु भी भोजन करेगा। तो भोजन के दौरान जो भी भोज्य पदार्थ है ग्रहण करेंगे, तो इनका पाचन होगा। पाचन के बाद हमारे अंदर अलग अलग स्थानों से, जैसे मुख से ग्रहण करेंगे, पेट में जाएगा, पेट में इनका पाचन हो जाएगा।
छोटे छोटे एकदम छोटे टुकड़े हो जाएंगे। फिर ये छोटे छोटे टुकड़े कहाँ चले जाएंगे? ब्लड में चले जाएंगे। फिर ब्लड इन्हें पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुँचा देगा। मतलब जो भी हम भोज्य पदार्थ खाए हैं वो क्या इसमें आएगा? कोशिका के अंदर आएगा। ये भी भोज्य पदार्थ खाएगा, कहाँ आएगा? कोशिका के अंदर। तो मुख्य रूप से एक भोज्य पदार्थ जो आप नाम सुने होंगे, यहाँ मान लो कोई भोज्य पदार्थ भरा हुआ है, इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। इसके अंदर ग्लूकोज है। सूत्र क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। क्या हमारे अंदर भी ग्लूकोज है? हमने भी भोज्य पदार्थ ग्रहण किया है, तो हमारे अंदर भी क्या है? ग्लूकोज। सूत्र C6H12O6। तो श्वसन में किया क्या जाता है? ऐसा नहीं है केवल गैसों को ग्रहण किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, यही श्वसन नहीं है। इनके बीच में जो हम गैसों को ग्रहण करेंगे, मुख्य रूप से हमें ज़रूरत किसकी है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन गैस को हम ग्रहण करते हैं। ग्रहण तो सभी गैसों को करेंगे, लेकिन कोशिका में हमारे केवल ऑक्सीजन गैस ही जाएगी, बाकी सब फेफड़े में ही रह जाएंगी। फेफड़े से ऑक्सीजन कोशिका में जाएगी, बाकी सब वहीं रहेंगी। तो ऑक्सीजन जब हमारे कोशिका के अंदर जाएगा तो क्या करेगा? जो हमने ग्लूकोज को कोशिका के अंदर संचित करके रखा है, इस ग्लूकोज को तोड़ेगा कौन? ऑक्सीजन। अब ये ग्लूकोज टूटेगा तो ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा मिलेगी। तो वही प्रक्रिया क्या है? श्वसन। तो श्वसन का ही दो प्रकार है, क्या? आक्सी और अनाक्सी। मतलब आक्सी श्वसन में भी कुछ ऊर्जा निकलेगी, अनाक्सी श्वसन में भी कुछ ऊर्जा निकलेगी। आक्सी श्वसन पाया किन में जाएगा? सभी विकसित जीवों में, यानी जिनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जैसे हम हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इन सब में। अनाक्सीय श्वसन किस में पाया जाएगा? कम विकसित जीवों में, जैसे जीवाणु हो गया, यीस्ट हो गया, इन सब में, जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मिलती हैं। तो चलिए इसके आगे अब हम देखते हैं कि जैसे इनमें क्या होगा। ये जो ऑक्सी श्वसन करने वाले जीव हैं, मान लो हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं, हमें ग्लूकोज है C6H12O6। ग्लूकोज टूटेगा। ग्लूकोज को तोड़ने में सहायता कौन करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने अणु होंगे? 6। जो हमने श्वसन, ग्लूकोज कहाँ से आया शरीर में? पहले से ही हमने भोजन ग्रहण किया था, वहाँ से चला गया। श्वसन जब हमने किया तो कौन सी गैस अंदर गई? ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस क्या करेगी? ग्लूकोज को तोड़ेगी। विभिन्न एंजाइम होंगे जो इसमें क्रिया करेंगे। वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज को तोड़ेंगे। तो किस पदार्थ का निर्माण होगा आगे? इसमें निर्माण होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। और जल का। साथ में इस प्रक्रिया में क्या बनेगी? ऊर्जा। तो आपने यहां देखा क्या? ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा गया। कहां पर टूटा? अभी ये इसके बारे में हम आगे देख रहे हैं। पहले ये जानो कि क्या क्या बना। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटा, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना और ऊर्जा बना। तो ये 3 चीजें बनी, जिनमें मान लो ये कोई जीवाणु है, जीवाणु के अंदर जब ग्लूकोज टूटेगा तो इसमें ऊर्जा तो इसमें ही बनेगी, क्योंकि श्वसन का मतलब ही क्या है? श्वसन में ऊर्जा बनेगी, श्वसन प्रक्रिया। लेकिन इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाएगा। बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज टूटेगा जीवाणु के अंदर। बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज टूटेगा, इसका मतलब ये किस में बदलेगा? दूसरा उत्पाद बनाएगा। ये सब नहीं बनेगा, या इनकी मात्रा इतनी नहीं बनेगी जितना इनमें बन रहा है। तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो इनमें भी बनेगा, लेकिन कितना? केवल 2। हम में 6 कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में इनमें क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा? C2H5OH। ये क्या है? एथेनॉल या एथिल अल्कोहल इसे कहेंगे। एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, सामान्य भाषा में इसे शराब कहेंगे। तो ये भी किस प्रक्रिया में बनेगी? श्वसन में। किन में? जीवाणु और यीस्ट जब श्वसन करेंगे इन पदार्थों का निर्माण करेंगे। और साथ में क्या बनाएंगे? ऊर्जा। तो मतलब आप देख रहे हैं ऊर्जा हमें भी बन रहा है, इनमें भी बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें भी बन रहा है, उनमें भी बन रहा है, बस मात्रा का अंतर है। हमें जल बन रहा है, उनमें क्या बन रहा है? एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे हम देखते हैं कि इन दोनों कोशिकाओं के अंदर
कहाँ कहाँ प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे इसमें तरल पदार्थ है, इसमें भी तरल पदार्थ है, इसमें क्या है, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें ये सब नहीं है। यहाँ पर कुछ ग्लूकोज के कण हैं, ग्लूकोज के कण टूट गए, किस स्थान पर टूटे हैं, ये क्या है, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में ग्लूकोज टूटे और किसका निर्माण कर दिए, यही C2H5OH, यानी यह है क्या, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। और क्या बनाएं, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनाएं, ऊर्जा। ऊर्जा कितनी मात्रा में बनी, तो ज़्यादा नहीं, केवल 2 ATP। ATP क्या है, ऊर्जा की मुद्रा। जैसे हम ऊर्जा को मापेंगे कितनी ऊर्जा बनी है ATP में, ठीक। जबकि हमें जो श्वसन होगा, ये मान लो शुरुआत में ये क्या है, कोशिका द्रव। जब कोशिका द्रव में श्वसन होगा यहाँ पर, तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी। पहले कुछ मात्रा में ग्लूकोज यहाँ टूट जाएगा, किस, बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज टूट गया। बाकी जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो कहाँ टूटेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मतलब इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही नहीं गया है, शुरुआत में ग्लूकोज यहीं पर टूटना स्टार्ट हुआ था, कुछ मात्रा में ग्लूकोज टूटा, कहाँ पर, कोशिका द्रव में ही। क्या माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया है, नहीं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसमें श्वसन नहीं होगा। हमें दोनों स्थानों पे होगा, एक तो कोशिका द्रव में भी ग्लूकोज टूटेगा, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी टूटेगा। कोशिका द्रव्य में जब ग्लूकोज टूटेगा उस समय ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज टूटेगा यहाँ पर, उस समय ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। उस समय क्या बनेगा, इसके पहले हमने लिखा ग्लूकोज टूटेगा C6H12O6, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा, जल बनेगा। साथ में क्या बनेगा, ऊर्जा। कितनी ऊर्जा बनेगी, इसमें बनेगी 38 ATP ऊर्जा। मतलब इसमें ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा दिखाई दे रही है, उसमें ऊर्जा की मात्रा कम। तो ये सामान्य सा अंतर आप समझ गए होंगे कि किन कोशिकाओं में किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है और किसमें कितनी ऊर्जा बनती है। इसमें श्वसन कहाँ होगा, केवल कोशिका द्रव में। हमें श्वसन कहाँ होगा, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में, हमें ज़्यादा ऊर्जा बनेगी। इसमें श्वसन स्टार्ट कहाँ होगा, कोशिका द्रव में ही। हमारे अंदर ख़त्म कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। स्टार्ट कहाँ होगी, कोशिका द्रव में, लेकिन ख़त्म माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसके बाद एक बात और, कि जैसे हमारे अंदर मान लो हम तेज़ी से दौड़ रहे हैं, ज़्यादा जल्दी कार्य कर रहे हैं, उस समय हमें श्वास लेने में दिक्कत होती है। आप देखते होंगे कि श्वास फूलने लगती है हमारी, मतलब हम गैसों को वायुमंडल से अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते। तो क्या हम ऑक्सीजन गैस को अच्छे से ग्रहण कर पा रहे होंगे, नहीं, मतलब ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी, कम मात्रा में ग्रहण कर पाएंगे। कमी होगी तो मतलब कुछ बार ऑक्सीश्वसन तो हो जाएगा जितनी मात्रा में पहुंचेगी, लेकिन जब ऑक्सीजन का अभाव है, कमी है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, तेज़ी से हम काम कर रहे हैं, श्वास फूलने लग रहा है, गैसों को नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, तो बिना ऑक्सीजन के श्वसन हमें भी करना पड़ेगा। तो उस समय क्या होगा, ये तो कब हुआ, सामान्य अवस्था में जब ऑक्सीजन मिलता रहेगा, श्वसन करते रहेंगे, लेकिन तेज़ी से कार्य कर रहे हैं, श्वास फूल रही है, ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, उस समय जब हम श्वसन करेंगे तब क्या बनेगा, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ग्लूकोज तो तब भी टूटेगा, यानी ऊर्जा की आवश्यकता हमें तब भी है जब तेज़ी से हम दौड़ रहे होंगे, लेकिन ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाया है, इसका मतलब ये सभी पदार्थ नहीं बनेंगे, कोई दूसरा पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा, C3H6O3, 2 अणु इसके बनेंगे। यह है क्या, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल बन जाता है किस प्रक्रिया में, ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन के अभाव में मतलब बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन की कमी के कारण, इसका मतलब ये भी ऑक्सीजन के अभाव में भी श्वसन होगा। तो क्या बिना ऑक्सीजन के होगा, बिना ऑक्सीजन के होगा। क्या पदार्थ बनेंगे, लैक्टिक अम्ल। इसमें भी 2 ही ATP ऊर्जा बनेगी जैसे इसमें बन रहा था, कम मात्रा में ऊर्जा। तो ये आप समझ गए होंगे कि बिना ऑक्सीजन के जब श्वसन होता है तो अलग प्रकार के उत्पाद बनते हैं। क्या क्या बन सकते हैं, एक तो एथेनॉल बन सकता है बिना ऑक्सीजन के, और एक लैक्टिक अम्ल।
और ऊर्जा भी कम बनेगी। अब यहाँ लैक्टिक अम्ल क्या करता है, मुख्य रूप से किस प्रकार की कोशिकाओं में ये बनेगा, तो मांसपेशी की कोशिकाओं में ये इस प्रकार का श्वसन होगा ऑक्सीजन के अभाव में। अब लैक्टिक अम्ल बना है, लैक्टिक अम्ल मांसपेशी की कोशिकाओं में जम जाएगा, ये एसिड जम जाएगा। बाद में जमने के कारण मांसपेशियों में खिंचाव का अनुभव होगा। इसी के कारण जब हम तेजी से दौड़ रहे होते हैं, यानी श्वास नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, बाद में हम देखते हैं कुछ घंटों बाद या कुछ समय बाद देखते हैं तो हमें थकावट का अनुभव होता है या काफ़ी तेज दर्द होता है पैरों में। क्यों? क्योंकि पैर के उस हिस्से में जो मांसपेशियां पाई गई हैं उनमें लैक्टिक अम्ल जम चुका है। ये लैक्टिक अम्ल क्या करेगा, थकावट का अनुभव या मांसपेशियों में खिंचाव का अनुभव करवाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इसे लिखना कैसे है। तो चलिए, आक्सीय श्वसन तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर। सबसे पहला अंतर कि वायवीय श्वसन, यानी इसी को आक्सीय श्वसन को ही वायवीय श्वसन कहेंगे। वायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये हमने देख लिया। हमें पाया जाएगा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ऑक्सीजन गैस उपमुक्त होती है, मतलब खपत होती है ऑक्सीजन की। जबकि अवायवीय श्वसन यानी अनाक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, मतलब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, बिना ऑक्सीजन के होता है। किस में पाया जाएगा, मुख्य रूप से जीवाणु में। हमें भी पाया जाएगा ऑक्सीजन के अभाव में। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज टूटेगा और जो बचा हुआ ग्लूकोज होगा कहाँ टूटेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ग्लूकोज जितना भी है पूरा ग्लूकोज टूट जाएगा। और जबकि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता, कुछ ही मात्रा में ग्लूकोज टूटेगा। क्यों? क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया नहीं गया है। जिन जीवों में अनाक्सीय पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया गया है, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाला शोषण तो होगा नहीं, केवल कोशिका द्रव्य में होगा। मतलब कोशिका द्रव्य में कम मात्रा में ग्लूकोज टूटेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं टूटेगा। अगला है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल अंतिम उत्पाद बनते हैं। अभी बताया कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है उसमें जल भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। जबकि इसमें क्या बनता है, एक तो लिखा है इसमें एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, एथेनॉल बनता है, यानी एथिल अल्कोहल भी इसी को कहेंगे। और अगर हमारे अंदर पाया गया है ऑक्सीजन की कमी में तो क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल, दोनों बनते हैं। इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पर लिखा गया था इसमें 38 एटीपी ऊर्जा बन रही थी, इसमें कितना, केवल 2 एटीपी ऊर्जा, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य को ही कहते हैं इंग्लिश में। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है तथा साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में होता है। और यह कहाँ पर होता है, केवल साइटोप्लाज्म में, यानी केवल कोशिका द्रव्य। माइटोकॉन्ड्रिया में यह प्रक्रिया नहीं होती। इसमें 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है, इसमें 2 एटीपी, यहाँ लिखा भी है अधिक ऊर्जा कम ऊर्जा। तो उम्मीद है आपको आक्सीय श्वसन तथा अनाक्सीय श्वसन समझ में आया होगा। धन्यवाद।